स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपकी अपनी YouTube चैनल सोनू की पाठशाला में। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 का आप पढ़ेंगे, जिस किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और उसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ठीक है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल, ठीक है ना, आपकी अपनी चैनल है सोनू की पाठशाला, इसको जाके सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो बिना समय के भाई देखिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज राष्ट्र निर्माण पढ़ रहे हैं, तो जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है पहले, उससे पहले। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है यहाँ पर डील करने वाले हैं पहला राष्ट्र निर्माण का अर्थ, दूसरा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तीसरा राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, विभाजन का कारण और परिणाम, द्विराज्य सिद्धांत, 1965 का युद्ध और ताशकंद समझौता, 1971 का युद्ध और शिमला समझौता, राज्यों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन और कश्मीर समस्या। इसके अलावा हम लोग कई सारे टॉपिक को यहाँ पर डील करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखिए, ये सारे टॉपिक हैं आपके कवर कर देंगे। और ध्यान से अगर जो भी छात्र हैं अच्छे से एक बार लेक्चर सुनते हैं, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मन में, वो सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारा समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए उससे पहले यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं। पहले समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ होता है। तो एक टाइम था, ऐसा सीन था कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, भारत बहुत बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा बचा हुआ है ना, इसके कई टुकड़े हुए और अंततः हमें एक भारत देखने को मिला है, ठीक है ना। तो उससे पहले समझना है कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो बिखरे प्रांतों या क्षेत्रों का, ठीक है ना, कि बिखरे प्रांतों या क्षेत्रों का एक ऐसा संगठन बनाना है जहां सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। मतलब ये है कि उस समय हमारा जो भारत था ये कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, ये ना कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। तो भारत राष्ट्र निर्माण करने का यही आशय था कि भारत के जितने से राज्य जो थे ना, इतने सारे राज्य थे, इतने सारे इसके टुकड़े हुआ करता था। तो ये सारे जो टुकड़ा था इसको क्या करना, एक करना, एकत्रित करना, ठीक है ना। और एक करके जितने भी नागरिक हैं इन सभी नागरिकों को क्या देना, समान 3 प्रकार के अधिकार देना था। वो कौन कौन अधिकार था, वो ये अधिकार था कि एक था हमारा यहाँ पे कैसा अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। यानी कि सभी व्यक्तियों को एकत्रित करके इकट्ठा करना और सभी व्यक्तियों को क्या देना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्र निर्माण कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो जाता है। तो राष्ट्र निर्माण हम लोग समझ गए। अब राष्ट्र निर्माण के बाद की जो चीजें आता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्र निर्माण के बाद की समस्या क्या होता है। अब समझो कि राष्ट्र निर्माण, भारत का विभाजन कैसे होता है, भारत का विभाजन पहले कैसे होता है। तो ये हमारा ना इस समय जो था, ये आपको मैप दिख रहा है, ये हमारा अखंड भारत था। अखंड भारत उसको कहते हैं कि जिसके भारत के एक भी टुकड़े ना हो, वो सभी क्या है, अखंड भारत थे। तो ये अभी देखो जितना पीला वाला हिस्सा दिख रहा है, तो 1893 में क्या होता है, यहाँ पे डुरंड रेखा खींचकर भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को अलग कर दिया जाता है। तो एक सवाल आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि ये डुरंड रेखा जो है ना, कि वर्तमान में किसको अलग करती है। तो वर्तमान में देखिए ध्यान से, ये अफगानिस्तान है और ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान है। तो वर्तमान में डुरंड रेखा किसको अलग करती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है ना। लेकिन पूछे कि आजादी से पहले डुरंड रेखा किसको अलग करती थी, तो आप इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये किसको अलग करता था, भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, ठीक है। ये पहला देश था कि जो भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। अब को अलग करती है वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है ना। लेकिन पूछे कि आजादी से पहले डुरंड रेखा किसको अलग करती थी, तो आप इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये किसको अलग करता था, भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, ठीक है। ये पहला देश था कि जो भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। अब दूसरा देश क्या था कि बर्मा, ठीक है ना, जिसको आज हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार के नाम से। तो म्यांमार कैसे होता है, ये वाला देखो ध्यान से नक्शे में, ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या है, म्यांमार का है, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है ये हमारा म्यांमार है। तो म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं, ये भी कब कर दिया, 1935 ईस्वी में ये भी कहा कि भैया हमको भी एक अलग देश बनाना है, हम आपके साथ नहीं रहना है। तो भारत वाला तो सदैव
अच्छे हृदय वाले थे, इसलिए भारत ने क्या कहा कि ठीक है आप अपना एक अलग देश बना लीजिए। इस प्रकार से भारत के दो टुकड़े हो गए और भारत से बर्मा भी क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है ना, यहां से इस प्रकार से हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भारत विभाजन यहाँ पर ऐसे हुआ। भारत विभाजन का नींव जो है ना अंग्रेजों ने डाल के गया, यहाँ से अंग्रेज डाल के गया था। ठीक है ना, उससे पहले यहाँ पर माउंटबेटन आए, लॉर्ड माउंटबेटन आए, ब्रिटेन से भेजा गया उसको। ठीक है ना, उस समय तो लॉर्ड माउंटबेटन का आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारत विभाजन करना और सत्ता को हस्तांतरित करना। ठीक है ना, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन अंग्रेजों ने सोचो कि कैसे करके भारत का विभाजन किया, इसके पीछे समझना कि भारत विभाजन का कारण समझो कि भारत विभाजन कैसे कर दिया। तो इसके पहले अंग्रेज ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ देखा कि भारतीय समाज जो है ना कि देखा कि कई सारे जातियों पे आधारित है। ठीक है ना, तो इसका इन्होंने क्या किया, बहुत बखूबी से फायदा उठाया और देखा कि भारत में ऊंच नीच का ऐसी भावनाएं व्याप्त है, उसका उन्होंने फायदा उठाने का प्रयास किया और यही फायदा उठाकर उसने क्या किया, भारत में शोषण करने के लिए फूट डालो और एक उन्होंने क्या किया, फूट डालो और क्या करो, शासन करो की नीति अपनाई। ठीक है ना, फूट डालो और क्या करो, शासन करो की नीति इन्होंने अपना ली। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो इसकी फायदा उन्होंने उठाया और इसके तहत उन्होंने उसको सफलता भी मिली और उन्होंने क्या किया, भारत में अपना शासन को स्थापित किया और देखा कि यहाँ पे जाति को बढ़ावा दिया इन्होंने और इन्होंने भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, सांप्रदायिकता का बीज इन्होंने बोने में सफल रह गया। ठीक है ना, अंग्रेज का उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर बांट रहे थे। ठीक है ना, उसमें असमानताएं की दूरियां कायम कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं प्रयासों से ठीक है ना एक दल था उस समय हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है ना, मुस्लिम लीग जो कि एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हुआ करता था, लेकिन वो सांप्रदायिकता में इस प्रकार व्याप्त हो गए कि वो क्या बन के रह गए, एकदम जो है ना अलग ही बनकर रह गए वो। ठीक है ना, जो देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि वो एक तरफा मांग कर रहे थे। ठीक है ना, तो वह केवल सांप्रदायिक दल बनकर रह गए थे अंततः और लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान नामक एक अलग देश का मांग कर दिया। ठीक है ना, और इस प्रकार ये अंग्रेज जो थे सफल रह गए और जो अली जिन्ना थे उस समय प्रधानमंत्री, जो नेहरू जी थे और अली जिन्ना थे, इसके बीच भी कई सारे विवाद, हमारा राष्ट्र टूट रहा था। अब मेन समस्या क्या था कि राष्ट्र में निर्माण की जो चुनौतियां था वो कैसे समझेगी, राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां था। अब समझो ऐसा था कि भारत के ना इस राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां था। पहले राष्ट्र निर्माण मैंने बताया कि बिखरे प्रांतों या क्षेत्रों का क्या करना, एक ऐसा संगठन बना देना जहां पे जितने भी नागरिक हैं उसको समान अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, हर प्रकार के को अधिकार दिया जाए। तो समस्याएं क्या हो रहा था कि राष्ट्र निर्माण के मुख्य तौर पर 3 चुनौती देखने को मिल रहा था। पहला जो चुनौती था कि देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती है ना, कि भारत में जो भी लोग बचे थे उसमें एकता और अखंडता वाला बातें लाना था। ठीक है ना, क्योंकि भारत में उस समय चल रहा था सांप्रदायिक दंगा। ठीक है ना, सांप्रदायिक दंगा चल रहा था। 1947 में अंग्रेजों ने तो कह दिया कि आपको जैसे जिस राज्य के साथ मिलकर रहना है आप रह सकते हैं, हम लोग उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अलग अलग राष्ट्र की मांग चल रही थी देश के अंदर, तो सबसे पहला काम जो करना था कि देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखना था। ठीक है ना, तो यहां से क्या होने लगा कि जैसे ही सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में, तो ऐसे में देश का जो एकता और अखंडता था वो खतरे में पड़ गया। ठीक है ना, और सदियों पुरानी हमारे यहाँ एक चल रही थी विविधता में एकता की जो परिभाषा थी, वो सारी परिभाषाएं अब क्या हो रही थी, यहाँ पर टूट रही थी। ठीक है ना, तो ये एकता और अखंडता का सिद्धांत टूट गया, इसलिए भारत में सबसे पहला चुनौती था कि देश के अंदर एकता और अखंडता बनाए रखने की चुनौती। ठीक है ना, दूसरा क्या था कि अगर हम एकता और अखंडता बना लेते हैं तो दूसरा चुनौती और दूसरा समस्या हमें यहाँ देखने को मिलता है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्र निर्माण की दूसरी जो समस्या थी वो होती लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि देश विभाजन की मांग चल रही थी, हर तरफ हिंसा चल रहा था, सांप्रदायिक दंगा चल रहा था, मारकाट चल रहा था। आप अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उस समय लोग भारत में, कुछ लोग रहना चाहते थे, कुछ लोग भारत को छोड़कर जाना चाहते थे और कुछ लोग दूसरे जो देश थे, बटे हुए जो क्षेत्र थे, पाकिस्तान जैसे क्षेत्र थे, वहां से भागकर हमारे देश में आ रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहला क्या हुआ, देश विभाजन के चलते सबसे बड़ा जो चीज हुआ हिंसा और सांप्रदायिक दंगा हुआ।
ठीक है ना। और इसके रहते हुए, इसके चलते हुए देश में लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत मुश्किल थी, ठीक है ना। इसीलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहला चीज था कि भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना किया जाए, लोगों को शांत किया जाए और लोग आकर यहाँ पर सुचारू रूप से अच्छे ढंग से जीवन यापन व्यक्त कर सके, ठीक है ना। ये दूसरी चुनौती था। और तीसरा चुनौती था कि अगर हम लोकतंत्र की स्थापना कर भी देते हैं तो क्या इसके बाद वाली चीजें क्या आएगा। तो इसका मुख्य तौर पर काम यह था कि सम्यक भलाई और सम्यक विकास करना। इस सम्यक का मतलब होता है कि सभी का भलाई और क्या करना, विकास करना, ठीक है ना। तो समझो ऐसा सीन था कि यहाँ पर कि समाज के सभी वर्ग, अलग अलग वर्ग के लोग रहते थे एक समाज में, तो सबका भलाई और विकास करना क्या था, यहाँ पर देश का तीसरा चुनौती था। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते थे, जिससे सबों की मांग को पूरा करना क्या था, मुश्किल था। अगर हिंदू का अलग मांग था, मुस्लिम का अलग मांग था, सिख का अलग अलग मांग था, इसीलिए सम्यक भलाई करना यानी सभी की भलाई और विकास करना जो था वो भारतीयों के लिए क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। ये 3 पॉइंट था कि जो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था, ठीक है ना। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां था। अब आगे देखो, ध्यान से समझो कि क्या हुआ। अब तो ये सारी चुनौतियां था हमारे समक्ष में, अब हम लोग कैसे क्या करें ये चीज की समझ भी नहीं आ रही थी। तो अब जो है कि भारत क्या होता है, आजाद होता है, ठीक है ना। आजाद कैसे होता है, तो भारत में मांग चल रही थी अलग अलग मुल्कों का, तो हमने क्या किया, अलग मुल्क उसे दे दिया, ठीक है ना। पाकिस्तान को अलग मुल्क बना दिया। अब तो जो हमारे पास भारत बचा है, ये जो भारत, संपूर्ण भारत बचा है ना, उस भारत का नींव हम लोग को यहाँ पे सही करना है। तो ऐसा सीन हुआ कि 14 अगस्त, ठीक है ना, 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 की बात हो रहा है। इस समय मध्य रात्रि को भारत देश क्या होता है, आजाद होता है। और पाकिस्तान को हमने क्या कर दिया, अलग मुल्क बनाकर दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में नेहरू जी क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। क्या देते हैं, ऐतिहासिक भाषण देते हैं, ठीक है। और इस ऐतिहासिक भाषण को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ देखना, इस हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भाग्य वधु से, यहाँ भाग हो गया है, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं, भेंट, ठीक है ना, भेद हो गया है, ठीक है। इसको सही से याद कर लीजिएगा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, क्या कहते हैं इसको, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भाषण दिया था। अब भाषण में ना 2 बातों की सम्मति थी। क्या था वो भाषण, पहले समझो नेहरू जी ने क्या भाषण दिया। अभी मैं आपको वो चित्र दिखाता हूँ, वो भारत संबोधित कर कैसे कर रहे थे वो। यहाँ पे देखो ये वाला सीन था, ये नेहरू जी हैं और नेहरू जी क्या कर रहे हैं, भारत को संबोधित यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये संबोधित जो कर रहे हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं, इसी भाषण को हम लोग क्या कहते हैं, भाग्य वधु से, ठीक है ना, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम लोग कहते हैं। तो भारत, और इसमें 2 बातों की सहमति चल रही थी। आखिर इस भाषण में उन्होंने ऐसी कौन सी बातें कही, तो उन्होंने यहाँ पर 2 बातें बताया। पहला बातें ये था कि सब जो भी सरकार बनेगी ना भारत में, उसको लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले राजा महाराजाओं ने भारत का शोषण किया, उसके बाद मुगलों ने भारत का क्या किया, शोषण किया, और फिर उसके पश्चात किसने किया, अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत का शोषण किया। इसलिए नेहरू जी ने उस भाषण में कहा कि सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाएगी, है ना यहाँ पे ये बातें। और दूसरी बात ये कहा गया कि सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगी, क्योंकि अभी तक में सिर्फ अंग्रेज अपने बारे में सोच रहे थे, तो अब जो है अपने बारे में ना सोचकर वो सभी के बारे में सोचेगी। ये बातें नेहरू जी ने बताया। और उसकी भाषण याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था। इसको कहेंगे ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के रूप से उसको कहते हैं, ठीक है ना। सभी छात्र याद रखिएगा। अब समझिए कैसे क्या हुआ, ध्यान से समझो। तो अब समझिए दुराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं दुराष्ट्र सिद्धांत। दुराष्ट्र का मतलब क्या होता है, देखो दुराष्ट्र का मतलब ही होता है कि 2 राष्ट्र, द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र का मतलब ही क्या होता है, 2 राष्ट्र होता है, ठीक है ना, 2 राष्ट्र होता है। अब सुनो दुराष्ट्र सिद्धांत तो कह रहा है कि एक ऐसा मत या एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी राष्ट्र को कितने भागों में विभाजित करता हो, 2 भागों में विभाजित करता हो, उसे ही दुराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो मांग किया गया था, कौन करते हैं इसकी मांग, मुस्लिम लीग करते हैं। अब मुस्लिम लीग कौन थे, तो मुस्लिम लीग एक प्रकार के जो थे, एक संगठन थे जो मुस्लिमों के हितों के लिए रचा गया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने अगुवाई किया, किसको किया, अली जिन्ना को किया। वही अली जिन्ना जो महात्मा गांधी के प्रिय मित्र थे, और उसको कहा कि आप अगले नए राष्ट्र का मांग कीजिए, क्योंकि भारत तब इन्होंने क्या किया, एक अलग मुल्क की मांग किया। अली जिन्ना ने कहा कि देखिए जिस तरफ मुस्लिम ज्यादा जनसंख्या के तौर पर रहते हैं,
उसको हम लोग पाकिस्तान घोषित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के और दो ऐसा जगह था जहां पर अधिक आबादी के लोग रहा करता था, ठीक है ना। एक था पंजाब और दूसरा था बंगाल। ये दो प्रांत ऐसा था जहां पर मुस्लिम क्या रहते थे, बहुसंख्यक के तौर पर रहा करता था, ठीक है ना। तो अलग राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सीन था कि जब मुस्लिम लीग के द्वारा ये मांग की गई तो एक नेता थे जिसको कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान गफ्फार पश्चिम और उत्तर नेता थे, पश्चिमोत्तर का, पश्चिम और उत्तर के ये नेता थे। और ये इसको हम लोग, इसकी प्रसिद्धि किस बात से है, तो सीमांत गांधी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं हम खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये जो द्विराज सिद्धांत के विरोधी थे, ये मानते नहीं थे, कहा कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भारत को आजादी दिलाने में हिंदू और मुस्लिम सबों ने काम किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अलग राष्ट्र नहीं बनाएंगे बल्कि एक ही साथ मिलकर जुलकर रहेंगे, ठीक है ना। इनकी बातें भी बहुत अच्छी थी, इनकी डिमांड भी जायज थी, कहना इसका जायज था। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम संगठन थे जो थे वो भी इस बात को नहीं मान रहे थे, ठीक है ना। कांग्रेस भी, जहां तक बातें थी, कांग्रेस भी इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि उसे भी क्या चाहिए था, भारत पाकिस्तान में भारत के और टुकड़े नहीं चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी की जो मत था, ठीक है ना, अब यहाँ समझना गांधी जी की क्या रोल रहा था। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे भारत की और भी टुकड़े हो, क्योंकि पहले भी इसके कई टुकड़े हो चुके थे, कई टुकड़े हो ही चुके थे, ठीक है ना। दो टुकड़े मैंने बताया ना, एक आपका अफगानिस्तान, दूसरा वर्मा, वो पहले ऐसा अलग हो चुका था। लेकिन महात्मा गांधी ने इसीलिए क्या किया, उन्होंने वो आमरण अनशन रख दिया। आमरण क्या कर दिया, अनशन रख दिया। और इस अनशन के बाद महात्मा गांधी कहा कि अब अगर विभाजन होगा तो मेरे मौत के बाद होगा। लेकिन अंततः मुस्लिम लीग और जो भी मुस्लिम संगठन के नेता थे उनके मांगों के समक्ष में महात्मा गांधी को झुकना पड़ा और भारत के यहाँ पर क्या हो गए, दो टुकड़े होने को भी हो गए, ठीक है ना। आप समझो कैसे वो भारत के दो टुकड़े हो गए। तो ऐसा दो इलाका जो था यहाँ पे मुस्लिम लोग, मुस्लिम क्या थे, बहुसंख्यक के तौर पर था। ये ध्यान देना, ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे, ये ठीक है ना, ये पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे। और दूसरा जो हिस्सा था वो ये हिस्सा कहाँ पे था, ये वाला हिस्सा था। ये दो जगह ऐसा जगह था जहां मुस्लिम लीग क्या थे, बहुसंख्यक के तौर पर शामिल थे, ठीक है ना। ये दो वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा। तो ऐसी स्थिति में जहां मुस्लिम अधिक थे, ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ, ये मुख्य तौर पर विभाजन करना ही जरूरी था। और ये दो क्षेत्र कौन सा था, बंगाल और क्या था, पंजाब का था। ये बंगाल और क्या था, पंजाब का था। ये पंजाब वाला था और ये क्या था, बंगाल का क्षेत्र था। यहाँ दो एरिया था, यहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा था। तो अंततः विभाजन हो गया। यहाँ पे विभाजन के लिए क्या हुआ, तब जाकर भारत को क्या किया, और भी दो मुल्कों में विभाजित करना पड़ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये दो मुल्क कौन सा बना यहाँ पर, तो समझो यहाँ पे दो मुल्क कौन कौन सा बना, क्योंकि मैंने कहा कि ये दो एरिया ऐसा था जहां पे मुसलमानों की संख्या क्या था, अधिक था, ठीक है ना। ये दो एरिया ऐसा था। तो लास्ट में तो इधर जो था कि ये किस क्षेत्र में आता है, ये पश्चिम में आता है। किधर में आता है, पश्चिम क्षेत्र में आता है। और इधर वाला जो क्षेत्र था वो किस में आता है, पूर्व में आता है। इसलिए भारत के और दो टुकड़े हुए, एक जो पूर्व में थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना गया। पूर्व में कौन थे, बंगाल थे, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो गया, बंगाल थे। आगे आपको बताएंगे कि बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान थे किस प्रकार बांग्लादेश के रूप में निरंकित हो गया, परिवर्तित हो गया। और दूसरा चीज, विभाजन में दो राज्य प्रभावित था। इधर पश्चिम में पंजाब थे, तो आधा पंजाब जो था यहाँ पर, आधा जो पंजाब था, आधा पंजाब किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे। और आधा बंगाल किसके पास चला गया, तो वो चल गया पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। आपसे पूछेगा तो हमारे पास जो बंगाल बच गया ना, वो बच गया पश्चिम वाला, इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, पश्चिम बंगाल कह दिया। और पंजाब के भी दो टुकड़े हो गए, एक पंजाब चले गए पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में, और एक पंजाब हमारे पास बच गया। तो हमारे पास जो पंजाब बचा, तो ये एरिया क्या कहलाए, पश्चिम की, इधर पूर्व की ओर। हम लोग इधर अगर बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये वाला एरिया अगर हम थोड़ा सा इधर से देखो, ध्यान से स्टूडेंट, इस वाले एरिया से इधर बढ़ेंगे तो पूर्व की ओर होगा। तो इधर जो हमारे पास पंजाब बचा, तो उसको हम लोग पूर्वी पंजाब के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे पास पूर्वी पंजाब बचा। और इधर से ध्यान से समझो, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया था, इस वाले एरिया में इधर चलेंगे, मैंने कहा कि इधर बढ़ो तो पूर्व की ओर, तो पूर्वी बंगाल उसके पास चला गया। हमारे पास जो यहाँ बंगाल बचा, इसको हम लोग पश्चिमी बंगाल के रूप में कहते हैं, ठीक है ना। तो
तो इस प्रकार से दो प्रकार का विभाजन हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान। और ये विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को हुआ। इसीलिए पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग कब मनाते हैं? आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी अपनी पाठशाला है, सोनू की पाठशाला, इसको जाकर एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो है ना मेहनत करते हैं तो सिर्फ आपके लिए करते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आप समझो कि जब विभाजन हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, समझना, ये सारे परिणाम देखने को मिला। तो सबसे पहले परिणाम क्या देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम की संप्रदाय के लिए जो दंगा हुआ है, मतलब भीषण दंगा हुआ। कहां पर दंगा हुआ? तो ये दो एरिया, मैंने क्या कहा कि इस दो क्षेत्र में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक के रूप में था। एक था क्या, कहां पे था? इस एरिया में था, ठीक है ना। और ये एरिया कौन सा था? पंजाब का एरिया था। और ये वाला जो एरिया था वो बंगाल का एरिया था। यहाँ मुस्लिम, ऐसा नहीं कि सारा मुस्लिम यहीं पे था, लेकिन बहुत संख्यक के तौर पर यहीं पे था। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक पहला कारण यहाँ पे हो गया। अब दूसरा समझो कि दूसरा क्या हुआ। दोनों संप्रदाय जो कि भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में दोनों संप्रदाय ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और दोनों का कहना था कि हम लोग मिलजुल कर आजादी लड़े तो मिलजुल कर साथ रहेंगे। अब दोनों के बीच सांप्रदायिक भावना का विकास हो गया। सांप्रदायिक भावना क्या होता है? अपने धर्म को उच्च मानना, दूसरे धर्म को तुच्छ मानने की प्रक्रिया को हम लोग सांप्रदायिक भावना कहते हैं, और ऐसी भावना रखने वाले को सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ये सांप्रदायिक भावना का क्या हो गया? विकास हो गया। तीसरा जो था, 80 लाख घर लोग जो उस समय क्या हो गए? बेघर हो गए। बेघर हो गए मतलब उसका घर जो है ना इधर उधर होके रह गया। अब यहाँ पे बड़ी समस्या आ रहा था कि कैसे करके इसका निदान किया जाए, ठीक है ना। और तीसरा था कि देश के एकीकरण में समस्या उत्पन्न हो गया। ये मुख्य तौर पर तत्कालीन कारण था कि जो भारत के विभाजन का मुख्य तौर पर ये परिणाम देखने को मिला। क्योंकि यहाँ देखो, ये आप समस्या देख लो कि किस प्रकार से लोग जो है यहाँ से उठकर जा रहे हैं, इस तरह से देश भाग कर छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसा समझो कि ये देश विभाजन का बहुत बड़ा क्या था? बुरा परिणाम था। और भी समस्याओं कई सारे उत्पन्न देखने को यहाँ पर मिला था। देखो किस प्रकार से ये चढ़कर क्या जा रहे हैं? दूसरे देश का निकल रहे हैं। कुछ लोग अपने देश को छोड़कर, भारत को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये विभाजन का परिणाम था। देखो कितने लोग बेघर हो गए। कुछ इस तरह का तस्वीरें देखने को मिला था। देखो भारत का क्या स्थिति था उस समय का, ये चीजें आप यहाँ पर बखूबी से देख सकते हो, ठीक है ना। समस्याएं थी जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं राष्ट्र निर्माण को बनाने में समस्या थी। पहला था कि नए राज्यों का निर्माण करना। भारतीय नेता के पास एक समस्या था कि उस समय चंद समय में, क्योंकि भारत अंग्रेज ने हमें ऐसे समय में छोड़ के चला गया जहाँ पे कि हमारे पास ना ही संसाधन संपूर्ण रूप से थे, ना ही हमारे पास पर्याप्त पैसे थे। तो पहला चीज ये था कि नए राज्यों का निर्माण कराना एक समस्या था। दूसरा समस्या यहाँ देखने को क्या मिला कि चंद घंटों में देश को क्या करना था? खाली करना था। क्योंकि 1947 में जैसे ही अंग्रेज ने कह दिया कि सब जिसको जहां मिलना है, जिस राज्य में जाके मिल सकता है, इसके लिए तो इसमें जो हिंदू और मुस्लिम थे, तो हिंदू जो थे पाकिस्तान से घर वापस आ रहे थे, अपने हिंदुस्तान आ रहे थे, और जो यहाँ के मुस्लिम थे वो उनको कहाँ भेजना था? पाकिस्तान भेजना था। तो चंद घंटों में देश को खाली करना था। दूसरा, जितना भी मुस्लिम थे मुख्य तौर पर जो स्वेच्छा से जाना चाहते थे, उस सभी मुसलमान को कहाँ भेजना था? पाकिस्तान भेजना था। ये हमारा तीसरा समस्या था। लेकिन इतने कम समय में कैसे हो सकता था? तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या था? समस्या ही था। चौथा क्या था? देश को, अब यहाँ पे चौथा समस्या था कि देश को अलग, ठीक है ना, देश के अलग अलग कोनों से अल्पसंख्यकों को क्या करना? एकत्रित करना। अल्पसंख्यक कौन थे? तो जो मुस्लिम संप्रदाय थे उस समय, वो देश के क्या थे? अल्पसंख्यक के तौर पे थे, ठीक है ना। तो उनको क्या करना? यहाँ पर एकत्रित करना था। एकत्रित इसलिए करना था ताकि हम उसको क्या भेज सके? पाकिस्तान भेज सके। लेकिन यहाँ पे समस्या ये बनी रहे। तो अब चलो, ये तो हो गया। अब आखिर क्या है कि सबसे पहला चीज ये था कि देखो, ये तो समझ में आई क्या। अब आगे करना क्या है कि राज्यों का निर्माण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखा गया कि देखो, भारत तो विभाजन हो ही गया था, लेकिन भारत के अंदर जो राज्य थे अभी भी वो एकत्रित नहीं थे, अर्थात इकट्ठे नहीं थे, क्योंकि सभी जगहों पर अलग अलग लोग अब शासन स्थापित कर रहे थे। तो मुख्य तौर पर भारत की जो भूमि थी, दो प्रकार की भूमि थी। एक पहला जो था
भारत का संपूर्ण जो क्षेत्र था, एक था देसी रियासत या देसी राज वाला था, जिसको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया था। ठीक है ना, ये कहा गया प्रिंसली स्टेट कहा गया था। और दूसरा जो हिस्सा था वो था ब्रिटिश प्रांत था। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांत किसको हम लोग कहेंगे, तो देखो बाबू, वो जहां पर अंग्रेज स्वयं शासन करता था उसको ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, और जहां पर देश के लोग स्वयं शासन करता था ना, जहां अंग्रेज शासन नहीं करता था बल्कि किसी लोगों को दे दिया था शासन करने के लिए, ऐसी जगह को देसी रियासत या देसी रजवाड़ा कहते हैं, प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो दो प्रकार का नजारा था। तो ऐसी स्थिति में देखो, ये मैप है, इस मैप में आप अगर ध्यान से देखोगे, जो येलो कलर का है ना, ये भाई साहब यही जो है येलो कलर का जितना जो हिस्सा है वो ही है देसी रियासत है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देसी रियासत हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर स्वयं भारत के लोग ही शासन किया करते थे और अंग्रेजों को कर वसूल कर दिया करते थे। और जहां अंग्रेज स्वयं शासन करते थे वो क्षेत्र थे व्हाइट वाला क्षेत्र था। ये व्हाइट वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। अंग्रेज ब्रिटिश प्रांत पर स्वयं ही शासन करते थे, स्वयं कर वसूल किया करते थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखो भारत के कितने खंड विभाजित थे, इतना खंडों में विभाजित था भारत। तो भारत को एक करना हमारी जिम्मेदारी था। ठीक है, कि भारत को एक किया जाए और एक नए राज्य, एक नई तरह से देश का निर्माण किया जाए, जहां पर सभी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार दिया जाए। ठीक है, ऐसा भारत का निर्माण करना था, लेकिन इतना आसान नहीं था। तो राज्यों का एकीकरण की जो संपूर्ण जिम्मेदारी था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था और कहा गया था कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था, संपूर्ण क्षेत्र में इसमें जो प्रिंसली स्टेट था मुख्य तौर पर उसको मिलाना था। प्रिंसली स्टेट की संख्या था 562 था। कितना था, 562 क्षेत्र था, प्रिंसली स्टेट था यहाँ पर। तो अब इन क्षेत्रों को मिलाकर क्या करना था, एक देश का निर्माण करना था और इसकी जिम्मेदारी दिया गया था किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई की कृतियों के कारण, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई ने भारत के सभी राज्यों को मिलाने का कोशिश किया, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा गया। इसको क्या कहा गया, इंग्लिश में आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। ठीक है ना, यहाँ से तो इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इतने सारे कामों को किया। इसके अलावा ये इतना ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि इसको देश का पहला गृह मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गृह मंत्री भी बनाया गया था। यहां तक का देश का पहला उप प्रधानमंत्री जो थे ना, उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, वो भी सरदार पटेल को बनाया गया था। दोनों ही चीज था। ठीक है ना, तो आइए इसकी भूमिका क्या रहा, कैसे करके मिलाया गया, इसको हम राज्यों को देखते हैं। ठीक है ना, ये सरदार पटेल साहब है, इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा था उस समय मिलाने के लिए। लेकिन इसके अलावा दो और व्यक्ति थे जिसका योगदान रहा था। एक याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भूमिका थी। और दूसरा जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। ये दो तीन व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को क्या किया, मिलाने में, एकीकरण करने में अपना योगदान दिया था। ठीक है ना, तीनों को योगदान बहुत ही सराहनीय था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो थे वो सरदार पटेल साहब के थे। सरदार पटेल साहब के थे। ठीक है ना, इन्होंने बहुत ही मुशक्कत के साथ सभी राज्यों को देसी रियासत या ब्रिटिश प्रांत को भारत में मिलाने का काम किया। ठीक है ना, लेकिन समस्या ये था कि भारत के संपूर्ण राज्य को, जब पटेल साहब को कहा गया कि भाई जाइए आप मिला दीजिए, तो पटेल साहब ने क्या किया, जितना भी रियासत था, 562 रियासत था, इन 562 रियासत को क्या कर दिया गया, सारे राज्य रियासत जो है भारत में मिलने के लिए मंजूरी दे दिया और कहा कि हम भारत के साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है ना, जो नहीं मिलने वाले थे, 4 ऐसे रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। वो पहला जो रियासत थे वो थे मणिपुर, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 4 ऐसे रियासत थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन आप कहिएगा सर हम तो मैप में देखे कि सर मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ सब इसमें, जम्मू कश्मीर सब भारत का हिस्सा है। बिल्कुल है, ये जो बाधाएं हैं ना, बिल्कुल है, लेकिन ये कैसे मिलाया गया इसको समझने की जरूरत है हम लोगों को। समझो कि कैसे करके मिलाया गया था, इतना आसान नहीं था इन चारों राज्यों को मिलाकर एक करना। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले मणिपुर को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मणिपुर को देखते हैं, मणिपुर कैसे करके इसमें मिलाया गया था। ध्यान से समझना कि मणिपुर जो था वहां का राजा था महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है ना, महाराजा बोधचंद्र सिंह वहां पे शासन क्या करता था मणिपुर में। ये वाला हिस्सा क्या देखो, ये कॉर्नर वाला जो हिस्सा है ये क्या होता, मणिपुर हुआ करता था। यहाँ पर किसका शासन चलता था, महाराजा बोधचंद्र सिंह का। महाराजा क्या था, बोधचंद्र सिंह का। तो महाराजा बोधचंद्र सिंह से सरदार पटेल साहब गए महाराजा बोधचंद्र के पास, तो बोले भाई साहब आप मिला दो इसमें, जब आप भारत का हिस्सा बन जाओ। तो ये बोलने लगा हम नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने वहां पे क्या किया, जनमत संग्रह करा दिया। ठीक है ना, क्या कराया,
जनमत संग्रह कराया। और जनमत संग्रह कराने के बाद महाराजा भोजचंद्र सिंह जो थे तो दबाव में आ गए। दबाव में आने के कारण यहाँ पर महाराजा भोजचंद्र सिंह को क्या करना पड़ा, जून 1948, याद रखिएगा डेट, जून 1948 में, ठीक है ना, 1948 में इसको यहाँ पर क्या किया गया, चुनाव कराया गया, ठीक है ना। पहली बार यहाँ पर चुनाव कराया गया मणिपुर में, और पहली बार जैसे ही चुनाव यहाँ पर कराया गया तो वैसी स्थिति में फलस्वरूप मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की क्या हो गया, यहाँ पर घोषणा की गई, संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया और इस प्रकार मणिपुर को भारत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है ना। मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। आगे जो दिक्कत हो रहा था वो था दूसरा चीज को मिलाने का, ठीक है ना। अब चलते हैदराबाद, ठीक है ना, याद रखना हैदराबाद भी एक बहुत ही दिक्कत क्या मिलाने में। हैदराबाद कैसे मिला इसको समझो। हैदराबाद एक्चुअली में ये जो था यहाँ के जो शासक थे, इस शासक को, जो भी शासक थे, इस शासक को कहा जाता है निजाम कहा जाता था, ठीक है। निजाम क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता। क्योंकि इनकी दोष नहीं थी, जब अंग्रेज गए बांटते बांटते देश को और टुकड़ा करके चले गए, उन्होंने कह दिया कि इसको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रह सकते हैं, जिसको किसी देश में मिलना है वो मिल सकते हैं। तो इन हैदराबाद वाला ने कहा कि भैया नहीं, हम भी क्या करेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है ना, हमको भी अलग रहना है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि हैदराबाद जो था यहाँ पे था, ये रियासत, ये वाला हिस्सा हैदराबाद था। अब ये कैसे संभव था कि सभी तरफ संपूर्ण एरिया जो था वो भारत का हिस्सा होगा, लेकिन हैदराबाद इसका हिस्सा नहीं होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या किया, सरदार पटेल साहब ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो था क्या कि जो हमारे कमांडो थे ना, जो कमांडो थे, इस कमांडो को क्या कर दिया गया, पुलिस के भेष में उतार दिया। पोलो मतलब पुलिस के भेष में उतार दिया, लेकिन असल में थे वो कमांडो। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम था, इसके पास भी कुछ सेना था लेकिन ज्यादा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, कमांडो को चारों तरफ से ऐसे करके चारों तरफ से क्या किया, हैदराबाद को घेर दिया और वहां से अनाउंस किया कि भैया देखो निजाम साहब, आपको प्यार से कह रहे हैं कि आप इसमें मिल जाओ, नहीं तो आपको थूर देंगे, थुचक देंगे, ठीक है ना। तो भैया नहीं माना, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो इस स्थिति में इधर चारों तरफ से ऐसा ना गोली चलाया कि यहाँ का निजाम जो है वापस अपना देश जो इस जगह को छोड़कर वापस भाग गया। और इस प्रकार ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है ना, हैदराबाद को बहुत ही आसानी से भारत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है ना। तो हैदराबाद भी इस प्रकार यहाँ पे मिल गया। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा था बाबू, किसको मिलाने में, और ये डेट याद रखिएगा, नवंबर 1947 था। क्या था, नवंबर 1947 था। अब आगे देखो कैसे करके दिक्कत हो गया। अभी आगे दिक्कत क्या था कि अब मिलाना था किसको, जूनागढ़ को। देखो जूनागढ़ कहाँ स्थित है, जूनागढ़ देखो मैं मैप में दिखा देता हूँ जूनागढ़ कहाँ स्थित है। तो जूनागढ़ जो है ना, वो एक्चुअली में उस समय किसका हिस्सा हुआ करता था, ये इस तरह से सिंध प्रांत का, सॉरी इस गुजरात का हिस्सा हुआ करता था। ये यहाँ पे गुजरात, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या था, गुजरात। इसी गुजरात में क्या था, यहाँ पर जूनागढ़ था। क्या था, जूनागढ़ था, ठीक है ना। अब जूनागढ़ में भी एक मुस्लिम निजाम का शासक था। यहाँ पे भी कौन रहा करता था, निजाम रहा करता था। निजाम, यहाँ का निजाम भी जो चाहता था कि भैया हम भी क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जरा समझो, जरा बात को समझो कि ये जो हिस्सा था यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा था, इस पर भैया कैसे संपर्क था। अब ये इस हिस्सा को जूनागढ़ कहते हैं, इसके चारों तरफ भारत का हिस्सा होगा। इसका अलग नीति था। कहा कि भैया नहीं, हम ना क्या करेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। अब ये बता, एक बात बता, ये वाला हिस्सा या ये वाला जो हिस्सा था वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। चौथा जो रियासत था वो था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि भारत उस समय आजादी के बाद, ठीक है ना, अंग्रेज ने कहा कि जिसे जिस राज्य में मिलना है मिलकर रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां जम्मू कश्मीर पर जो शासन कर रहे थे वहां का राजा था महाराजा हरि सिंह, ठीक है ना। ये महाराजा जम्मू कश्मीर जो था वो महाराजा हरि सिंह का शासन था। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा कि भैया हमको ना अलग देश बनाना है। महाराजा हरि सिंह क्या सोचा कि हमको ये क्या करना है, स्वतंत्र देश बनाना है, ठीक है। तो भारत वाला भी कहा कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो आप एक क्या कर सकते हैं, अलग देश का निर्माण कर सकते हैं। भारत ने कुछ नहीं कहा इस प्रकार से। तो ऐसे में, लेकिन हाँ, ये तो कह दिया है भारत वाला कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान ने क्या किया, उसी दिन 1947 में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी घुसपैठियों को कहां भेज दिया, जम्मू कश्मीर भेज दिया। और जम्मू कश्मीर के संपूर्ण एरिया को, ठीक है ना,
किसको घेर लिया, पाकिस्तान के सैनिकों ने या घुसपैठियों ने घेर लिया। तो ऐसे में घेर लिया। तो अब राजा हरि सिंह के पास इतनी भी सेनाएं नहीं था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करके वहां की सेनाओं को भगा सके, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर से राजा महाराजा जो हरि सिंह थे वो भागकर कहाँ आए, दिल्ली आ गए। दिल्ली में किसके पास, पंडित नेहरू के पास आए, पंडित नेहरू के पास आए, ठीक है ना। और नेहरू के पास आने के बाद इन्होंने कहा कि भैया हमको बचा लो, हमको बचा लो, क्योंकि पाकिस्तान के संपूर्ण जो सेना था वो कहाँ आ चुका था, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर आ चुका था, ठीक है, ऐसा कहा। लेकिन पंडित नेहरू कहा कि जाइए सरदार पटेल के पास। तो कहा कि सरदार पटेल साहब कहा, हम पहले बोल रहे थे कि आपको भारत का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको नहीं बनना था, आपको क्या बनना था, अलग देश बनाना था। तो भारत को ऐसा कह दिया। जब ऐसे कहा तो ठीक है, तोरा पकड़ के कूच रहा है ना, कुटवा तुम, मार खाओ, मार खा लो तुम। तो ऐसा जब उन्होंने कह दिया तो गुस्सा गया। मैं नेहरू जी कहता नहीं 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 पटेल साहब ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, और जाइए एक बार देख लीजिए। कहा कि पटेल साहब बात तो सही है, हम तुमको बचाएंगे जरूर, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। बोला तब महाराजा हरि सिंह कहता कौन सा शर्त है, कहता देखो शर्त इतना सा ही है कि सबसे पहले आपको एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और वो दस्तावेज कौन सा था, उसका नाम था सहमति पत्र। क्या नाम था, सहमति पत्र यह था। क्या नाम था, सहमति पत्र, या फिर इसी को क्या कहा गया, विलय पत्र कहा गया, ठीक है ना। सहमति पत्र जिसको इंग्लिश में कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या कहा गया, एक्सेशन कहा गया, ठीक है ना, एक्सेशन। तो इस पर हस्ताक्षर कीजिए फिर हम आपको बचा लेंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या कहा, लिखित तौर पर दिया हमको, और वो डेट कौन सा था बाबू, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, सहमति पत्र या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद कहा कि ठीक है अब कोई समस्या नहीं, हम आपको दिला सकते हैं। तब भारत में पटेल साहब ने क्या किया, उस समय बहुत युद्ध को बहुत ही महारतों से, बहुत ही बहादुरी से लड़ते थे। 9 सेनाओं का शेर एक था, 9 सेनाओं का शेर था जिसको कहा गया, वो कौन थे, ध्यान दीजिएगा, 9 सेनाओं का शेर कौन थे, तो ये थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी को ये हिस्सा दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा कि भैया आप जाइए और पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर है इसको बचाने के लिए आप जो करना चाहते कर दीजिए, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना सेना लेके गया यहाँ पर, और ऐसे करते करते बहुत भयंकर बहादुरी से लड़ा। लड़ते 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 पूरा जम्मू कश्मीर का 3 हिस्सा से बाबू 3/3 से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ के फेंक दिया, ठीक है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा को बचा नहीं पाया। इसका कारण क्या था, ये वाला हिस्सा नहीं बचा पाए क्योंकि ये जो था ऊंचाई पे था, उधर से कोई भी गोली आसानी से लग रहा था। इसीलिए भारतीय सेना ने यहाँ पर जो ऊंची वाला स्थल था, इस वाला स्थल को नहीं बचा पाया, इस वाला स्थल को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया इस वाला स्थल को, जो कि पाकिस्तान के पास अभी भी है, जिसको वर्तमान पाकिस्तान वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर के नाम से जानता है इसको। ये पाकिस्तान इसको क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको जो कहते हैं बाबू वो POK कहते हैं। क्या कहते हैं, POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आज भी ये हिस्सा किसके पास है, जब ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, POK कहते हैं। तो ये हिस्सा है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा। तो अब इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा या ये वाला समस्या अभी भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत का क्या कर दिया गया, भारत का एक राज्य बना दिया गया, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर की क्या समस्या है उसको हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि पहले कैसे यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन का नींव पड़ा, कि राज्य जो बना, हमने जानते हैं कि 562 रियासतें थी और उसको एक भारत बनाना आसान नहीं था, ठीक है ना। इसके लिए देखिए कैसे क्या शुरुआत होता है। 1920 में ना एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसको कहते हैं नागपुर अधिवेशन। और इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जनता से वादा किया कि ठीक है ना,
कि हम राज्यों का जो निर्माण करेंगे वो भाषा के आधार पर करेंगे, ठीक है। लेकिन समय बीत गया, बदल गया, विभाजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा उन्होंने बाद में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने क्या किया, इस अपनी बात से पलटी मार दिया। पलटी क्या मारा, उन्होंने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करते हैं तो ऐसी स्थिति में देश को टूटने का खतरा हो सकता है, देश में अव्यवस्था फैल सकता है और कई प्रकार के दंगे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने का जो ख्याल था वो उन्होंने इस बात को टाल दिया, ठीक है ना। ये बात कब की गए थे, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, याद रखना नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है। आगे देखो फिर कैसे होता है, देखिए ध्यान से, देखिए अब इसके लिए क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस तो अपनी बात से मुकर गए, वादा से मुकर गए, इसलिए सबसे पहले क्या होता है, पोट्टू श्री रामुलु, आप एक व्यक्ति का याद रखिए, पोट्टू श्री रामुलु नामक एक व्यक्ति था जो कि, ठीक है ना, 19 अक्टूबर 1952 में ये क्या करते हैं, आमरण अनशन रखते हैं। आमरण क्या रखते हैं, अनशन रखते हैं। कहते हैं क्या, क्यों, किस लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें अलग राज्य बना दिया जाए। अब ये अलग राज्य क्या था, ध्यान से समझना, तो ये इन्होंने क्या किया, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये मद्रास को लेकर थी, ठीक है ना, ये पूरा संपूर्ण एरिया के क्या लगता है, मद्रास लगता है, ठीक है ना। ये मद्रास कुछ हिस्सा कर्नाटक में है, कुछ आंध्र प्रदेश में और कुछ तमिलनाडु में। तो इन्होंने पोट्टू श्री रामुलु नामक जो व्यक्ति थे, इस व्यक्ति ने क्या किया, आमरण अनशन रख दिया और इन्होंने 56 दिन का, टोटल 56 दिन का क्या रखा, आमरण अनशन रख दिया। और 56 दिन के मृत्यु आमरण अनशन के बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 में, ठीक है ना। और जैसे ये पोट्टू श्री रामुलु नामक व्यक्ति होता है, मृत्यु होता है, उसके बाद फिर दक्षिण भारत में क्या होता है, एक मुहिम चलने लगता है ये मद्रास को लेकर, ठीक है ना। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है ना, वहां के लोगों का मानना था। और ये पोट्टू श्री रामुलु एक गांधीवादी नेता थे, ठीक है ना। और इन्होंने आंध्र प्रदेश में क्या किया था, इन्होंने अलग राज्य का निर्माण के लिए आमरण अनशन रख दिया था। लेकिन उनके मौत के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक आंदोलन आंध्र प्रदेश को लेकर, आंध्र प्रदेश में अलग राज्य के निर्माण के लिए एक आंदोलन का मुहिम चलाने लगे सरकार को लेके, ठीक है ना। और ये क्या था, यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या था, ये आंदोलन था विशाल आंध्र आंदोलन, ठीक है ना। ये विशाल आंध्र आंदोलन चलाया गया लोगों के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी निर्दयता अपने आप में हो गई थी कि लोग वहां का उसको पसंद करना बंद कर दिया, ठीक है ना। कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति को जीते जी मार दिया है, ऐसे में वहां पर विरोध होना सरकार का शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत का ये जो मद्रास का एरिया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है ना, विरोध होना सरकार का शुरू हो गया था। अब सरकार के पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए भारत में लास्ट में भारत की सरकार, जो नेहरू जी की सरकार थी, उसको अंततः झुकना पड़ गया। और उन्होंने क्या किया, मद्रास प्रांत में जो कि एक आंदोलन चल रही थी, विशाल आंदोलन, इसके तहत उन्होंने क्या कर दिया, अंततः 1 अक्टूबर 1953 को उन्होंने एक राज्य का निर्माण करने के लिए मान गए, ठीक है ना। तो मद्रास से, ठीक है ना, मद्रास से काटकर एक राज्य बना जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पे हुआ था, तो ये भाषा के आधार पर होने वाला पहला राज्य था। बाबू याद रखना कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर मद्रास को काटकर, ठीक है ना, एक आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य क्या बना, यहाँ पर बना, ठीक है। चलो ये तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये चीज यहां रुकने वाला था। अब धीरे धीरे करते करते, ठीक है ना, भारत के संपूर्ण एरिया में राज्यों के निर्माण के लिए, राज्य के निर्माण के लिए मांग चलने लगा, ठीक है ना। ये जितना एरिया था सब जगह चलने लगा, क्योंकि 562 टुकड़ा था, अब इसके राज्य प्रांत था पहले, ठीक है ना, प्रांतों में अब निर्माण चलने लगा। अब सरकार के पास कोई चारा बचा नहीं था कि सरकार अब क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अब लास्ट में अंततः सरकार बहुत विवश हो गए, मजबूर हो गए, तब उन्होंने क्या किया, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम उन्होंने बना दिया, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने क्या किया, राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी, ठीक है ना। इसका जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है, ये 1953 में हुआ था। और याद रखिएगा इसमें मात्र 3 सदस्य थे, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मियामूर्ति फजल अली थे। फजल अली कौन थे, क्योंकि फजल अली जो थे उस समय जज थे, क्या थे वो, जज थे एक, ठीक है ना, जज साहब थे, ठीक है। इसलिए न्यायमूर्ति फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसका मुख्य रूप से इस आयोग का जो काम था, इसका मुख्य जो काम था वो था राज्यों का पुनर्गठन करना था, ठीक है ना, क्योंकि राज्य को फिर से गठित करना था, एक गठन करना था। क्योंकि आज उस समय जो था बिल्कुल भी इतने सारे राज्य नहीं थे, वर्तमान में आप जितने राज्य आप देखते हैं उतना राज्य बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका काम था राज्यों का पुनर्गठन करना था, ठीक है ना। तो इन्होंने
भाई इन्होंने क्या किया, 3 साल इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक भारत सरकार को, ठीक है ना, विचार दिया, भारत सरकार को एक विचार दिया कि हम राज्यों का निर्माण जो आप कीजिए, किसके आधार पर कीजिए, भाषा के आधार पर कीजिए, ठीक है ना। कई राज्य का निर्माण यहाँ भाषा के आधार पर किया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपा 1956 में, और इन्होंने सरकार को हिदायत दिया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। और इस प्रकार सरकार मान भी गए, और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत सरकार ने तब इसको कानून के रूप में बनाया दिया। इसको राज्यों के आयोग को पहले क्या बना दिया, कानून के रूप में बना दिया, और उसका नाम रख दिया राज्यों का पुनर्गठन आयोग। क्या नाम रखा, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम रखा, ठीक है ना, 1956 रखा यहाँ पे। और तब इसके आधार पर उन्होंने पूरे जो देश था, इस देश जो था 2 हिस्सों में बांट दिया। कहा कि देखो पूरा जमीन की जो भूभाग होगा वो 2 प्रकार का होगा, ठीक है ना, भूभाग जो होगा 2 प्रकार का होगा। और वो कौन कौन सा होगा, एक होगा स्वायत्त प्रदेश, जिसको हम लोग आप आसान शब्दों में इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, स्टेट कहते हैं। तो स्टेट की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 14 हो गया। और दूसरा जो प्रकार था, दूसरा जो इन्होंने रखा उसको कहा गया केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहा गया, शॉर्ट में यूटी कहेंगे। तो यूटी की जो संख्या था वो था 6 था, ठीक है ना। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर इस अधिनियम के तहत जो कि 1956 में पारित हुआ था, 14 राज्य बन गया और 6 क्या बन गया, केंद्र शासित बन गया, ठीक है। टोटल से कितने हो गए, 20 हो गया। और वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि कितने हो चुके हैं, 28 और 8 हो चुके हैं। चलिए इसकी कहानी भी जानते हैं कि 28 और 8 जो कैसे हो गए, ठीक है ना। तो आज आइए देखते हैं इसको। चलिए, तो ऐसे में भाषा के आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले जो एक राज्य था जिसका नाम था पेप्सू, ठीक है ना, क्या नाम था, पेप्सू था, जिसको क्या कहते हैं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। तो ये 1956 में मांग किया गया, क्या एक मांग किया गया कि पंजाब को काटकर भी भाषा के आधार पर बनाया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें जाकर 10 साल लग गए, और 10 साल बाद, ठीक है ना, इसके 4 हिस्से, 4 टुकड़े कर दिए गए, ठीक है ना। कैसे कैसे 4 टुकड़े कर दिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे, अब समझो कैसे करके हुआ। 1951 में ये पेप्सू था, यहाँ पे पंजाब था। 1954 में कुछ ऐसा सीन देखने को मिला, और 56 में कुछ इस तरह से, देखो ये पंजाब 1956 का सीन बताते हैं, ऐसा सीन था, ठीक है ना। तो आप देखो उसके बाद 10 साल लगे, 10 साल बाद याद रखिएगा 1966 में, ठीक है ना। 1966 में क्या होता है, पेप्सू को काटकर, ठीक है ना, पेप्सू जो पंजाब से काटकर 4 राज्यों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन सा किया जाता है, जिधर पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना दिया जाता है, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा बना दिया जाता है, और जिस ओर हिमालय रहता है उसको हिमाचल प्रदेश, और सबकी राजधानी के रूप में क्या बना देता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसको राजधानी कहाँ रहता है, चंडीगढ़, ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 1966 में क्या होता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, जिसे 4 राज्य क्या होता है, इससे बन जाता है, ठीक है। ऐसे पंजाब को पेप्सू से बन गया यहाँ पर। अब आगे देखो कुछ और राज्य भी थे जिसका निर्माण यहाँ पर किया गया। अब कैसे क्या समझेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट किसको कहेंगे, जो 7 बहनों के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इधर के जितने राज्य हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे जितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इसलिए इसको 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले असम जो है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे, असम एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, तो असम से काटकर 1963 में क्या बना दिया गया, नागालैंड को बना दिया गया। ये सामरिक महत्ता के आधार पर पहला राज्य था जो कि इसको बनाया गया था, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया 1963 में। आगे देखो ये असम से काटकर सब, क्योंकि ये असम का हिस्सा था, ठीक है ना, असम से ही काटकर सबको यहाँ पे बनाया गया था। फिर उसके बाद 1972 आता है, और 1972 ईस्वी में यहाँ पर, ठीक है ना, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्यों का निर्माण होता है। और फिर 1987 में फिर तब असम को ही काटकर, ठीक है ना, क्या बनाया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया जाता है। टोटल से यहाँ पर कितने राज्य हो गए, 7 राज्य हो गए। नागालैंड 3, ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब सारे राज्य हो गए, ठीक है ना। तो 7 राज्य हो गए यहाँ पर। अब आगे देखो 7 राज्य, 7 सिस्टर यहाँ पे। तो ये तरह से नॉर्थ ईस्ट भी एक प्रकार बन गए, और यहाँ पर भाषा का तो कोई जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि कुछ अलग महत्ता के आधार पर इसको राज्यों का यहाँ पर निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे देखो अब और भी राज्य बने, कुछ और राज्य भी बने, जैसे कि देखिए नवंबर 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने, ठीक है, नवंबर 2000 में, ठीक है। आगे कौन कौन राज्य बने, उत्तर प्रदेश से काटकर क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया, ठीक है। उसी तरह से मध्य प्रदेश से काटकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बन गया। और हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली बिहार से बन गया कौन, झारखंड बन गया, ठीक है ना। ये 15 कब बना, 15 याद रखिएगा, 15 नवंबर। बिहार से झारखंड कब होता है, 15 नवंबर 2000 को होता है। इस प्रकार तीनों राज्य एक ही काल पे हुआ था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को हुआ था, इस प्रकार से, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ से
आगे देखो ऐसा ही नहीं था, ये रुका ही नहीं, बल्कि इसका और भी चीजें चलते रहा, मांग राज्यों के कोने कोने में और भी बड़ी मांग चलते रहा, और लोग चाहते थे भी कि हमें अपनी अलग राज्य चाहिए, हमको सब अलग अलग राज्यों का निर्माण का मांग चल रहा था हर तरफ से। तो याद रखिएगा, सिक्किम जो था, ये बात समझ, सिक्किम भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। सिक्किम जो था वो एक अलग देश हुआ करता था, क्या हुआ था, अलग देश हुआ करता था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चीन ने आक्रमण किया था, और चीन के आक्रमण के बाद सिक्किम जो है भारत में मिल गया, भारत में विलय हो गया था, और उसको मिलाया गया किस संशोधन के तहत, 75वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में सिक्किम को भारत का क्या बना दिया, 22वां राज्य के रूप में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये डेट क्या था, 16 मई, याद रखिएगा 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है। अब आगे वैसा ही नहीं था, नया नया में जान लीजिए, नया में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश, जो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाले क्या थे, पहला राज्य थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश खुद तेलुगु भाषा के आधार पर टूट गया और उसके बना एक राज्य बना जिसका नाम क्या रहा, तेलंगाना। ये कब बना, 2014 में बना, किससे बना, आंध्र प्रदेश से बना, ठीक है। अब बताइए, अब इस प्रकार देखिए, कहता है ना कि एक जगह एक बार मांग हो तो पूरे देश के कोने कोने तक में चलने लगता है। और वर्तमान समय में आप जानते ही हैं, पिछला चैप्टर में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना, वो किस प्रकार भारत में विलय हुआ। अभी बताइए वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन पे एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है ना। सबसे आसान सवाल है और बिल्कुल भी न रुकेंगे, ठीक। इस प्रकार स्टूडेंट 1960 ईस्वी में जो बचे हुए राज्य थे, ठीक है ना, बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, और इस बॉम्बे प्रांत से दो राज्य बनकर शुरू होता है। एक राज्य है हमारा यहाँ पर गुजरात और दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, दो राज्य बनकर तैयार होता है। और तब जाकर एक यहाँ पर 1987 ईस्वी में गोवा भी हमारा राज्य नहीं हुआ करता था, बल्कि ये अंग्रेज के जाने के बाद ये पुर्तगाल के अधीन में हुआ करता था। तो पुर्तगाल के अधीन में हुआ करता था, तो ये भी भारत में, इसको भी भारत संघ का एक राज्य बना दिया गया 1987 ईस्वी में। इस प्रकार सभी राज्यों का यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे 1965 का युद्ध, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध होता है। इसके पीछे का कारण समझिए, ठीक है ना, और मुख्य कारण भी आपको समझाएंगे। ये इसका मुख्य कारण था भारत को विवाद को लेकर हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या था, भारत का जो कश्मीर का मुद्दा था उसको लेकर ये पे विवाद हुआ था। इसका दूसरा कारण था कि इसकी जो शुरुआत होता, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। इसी जिब्राल्टर ऑपरेशन के कारण ये पे कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण बन गया, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य मकसद क्या था कि पाकिस्तानियों का मकसद था कि कश्मीर में घुसपैठियों को भारत के खिलाफ क्या करना, विद्रोह को बढ़ावा देना था। और वास्तविकता में ये विद्रोह को बढ़ाने के लिए सफल भी हो गए। तो जानिए कैसे करके ये इनका मुख्य कारण, और भी कारण इसके पीछे का था कि किस प्रकार वो चाहता था पाकिस्तान की भारत में आक्रमण करके भारत के कश्मीर को हम अपने राज्यों में मिला लेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य कारण, इसका युद्ध का कारण क्या बना, तो कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर पर अधिकार के लिए भारत और कश्मीर के बीच बंटवारा के समय से विवाद चल रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान का मानना था कि 1962 भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें चीन से भारत का हार हो गया था, तो उसे लग रहा था भारत क्या हो चुका है, कमजोर हो गया था। लेकिन उसको नहीं पता था कि भारत पहले जख्मी शेर है और बहुत ज्यादा घायल पड़ने पर शेर कितनी जोर से वॉर करते हैं, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी सैनिकों को, ठीक है ना, स्थानीय लोगों के वेश में कश्मीर के विद्रोह को भड़काने के लिए नियंत्रण रेखा पर पार कर दिया। कहाँ पर पार कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर दिया, ठीक है। और ये मुख्य कारण बन गया 1965 का। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में पाकिस्तान की जो है ना बुरी तरह से हार हुआ और पाकिस्तान यहाँ से रवाना हो गया, भाग गया यहाँ से, ठीक है ना। चलिए यहाँ से भाग गया, और इसके बाद तब जाकर पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम लोग यहाँ पर इसको जानते हैं ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ताशकंद समझौता कब होता है, 1966 में होता है। और ये कब होता है, तो ये होता है 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था, ठीक है ना, उसी युद्ध के बाद यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये डेट था 10 जनवरी 1966, इसी डेट पे होता है। और ये समझौता जो होता है ये होता है ताशकंद नामक एक जगह में होता है। ताशकंद कहाँ पे बच्चों, तो ताशकंद जो है वो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। यहीं पे क्या होता है, एक समझौता होता है भारत पाकिस्तान के बीच में। इस समझौते को हम लोग क्या कहते हैं, ताशकंद समझौता कहते हैं। और ताशकंद समझौता में किसके बीच होता है, तो समझिएगा उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री कौन, बिहार के सपूत, ठीक है ना, इसके बीच होता है।
और फिर किसके बीच होता है, तो ये पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम क्या था, अयूब खान। इन दोनों के बीच में ये समझौता होता है। अब समझौते में देखिए क्या बात होता है। समझौते में ये यहाँ पर पहले जो एक व्यक्ति अपना भूमिका निभाता है, उसका मध्यस्थता कराने का जो काम करता है, वो उस व्यक्ति का नाम था सोवियत संघ के, ठीक है ना, प्रधानमंत्री थे उसमें एलेक्सी कोसिगिन। इसी व्यक्ति ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया था, ठीक है ना। ये क्या थे, उस समय सोवियत संघ के समझौते की मध्यस्थता की थी, ठीक है। अब जाने इसका मुख्य मुद्दा क्या था। इसका प्रमुख मुद्दा क्या हुआ, इन्होंने कहा दिया कि देखो ये समझौते के कारण बुरी तरह से पाकिस्तान की हार हुई थी, इसलिए इसमें कह दिया। फिर बात जब दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो दोनों देशों ने कहा कि क्या करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता का सम्मान करेंगे सहमति से व्यक्ति के, ठीक है ना। हम लोग दोनों कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और जब भी कोई विवाद होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से मध्यस्थता से सुलझाने की सहमति बना लेंगे, ठीक है ना। तो भारत वाला भी मान गया कि चलो ठीक है, अपना बच्चा है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। और हमने माफ कर दिया और तब जाकर इस समझौते के लिए राजी हो गया, ठीक है, ये राजी हो गया। लेकिन इसी समझौते के दरमियान क्या होता है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का ही मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे, ताशकंद में ही, रहस्यमयी तरीके से, आज तक इसका पता नहीं चला, इस ताशकंद में भी इसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग भी निश्चिंत हो गए और आगे फिर बढ़े। तो तब जाकर फिर पाकिस्तान बाद नहीं माना और फिर तब जाकर भारत में क्या कर दिया, दो तरफा उन्होंने आक्रमण कर दिया। देखिए इसके पीछे का कारण समझेंगे कि कैसे करके 1971 में वापस से एक बार तो ऐसा हुआ, ये हमारा तीसरा युद्ध था। पहला युद्ध कब होता है, 1947 में होता है, दूसरा 1965 में होता है और तीसरा युद्ध जो है यहाँ पर 1971 में होता है, ठीक है। आइए 1971 का पहले युद्ध के कारण समझते हैं। ये भी युद्ध किसके बीच होता था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्य कारण था समझिएगा, पहला कारण यहाँ पे पहला कारण भारत या पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध था, 1971 के लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 के कारण, इससे प्रमुख कारण क्या था, बांग्लादेश में रह रहे बांग्ला भाषी और पाकिस्तानी सेना से पीड़ित लोगों की रक्षा करना था, ठीक है ना। और इस युद्ध का नाम, इस युद्ध के बाद क्या होता है, बांग्लादेश नाम का एक नए देश का निर्माण किया गया जो पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो ऐसा समझिए कि उस समय जो था 1971 में, इसका राजनीतिक कारण क्या था कि जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वहां पर ये मुस्लिम जो लोग थे उस पर बहुत ही ज्यादा पश्चिमी पाकिस्तान वाले पीड़ित कर रहे थे, ठीक है, उन्हें टॉर्चर कर रहे थे काफी तौर पर और काफी घिनौना हरकत किया। हालांकि इस 71 के युद्ध को आसानी से यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो आसान कारण समझिएगा। इसका राजनीतिक कारण क्या था, बांग्लादेश में हो रहे जो दुर्घटना था उस घटना को से बचाने के लिए भारत ने क्या किया, पाकिस्तान पर आक्रमण किया, ठीक है ना। अब ऐसे में इसका परिणाम ये निकले कि उस समय जो बांग्लादेश का निर्माण होता है, ठीक है ना, और ये बांग्लादेश उस समय किसको सौंप दिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया जाता है, ठीक है ना। इसको सौंप दिया जाता है मुजीबुर रहमान को, ठीक है, रहमान को, ठीक है। तो ऐसे में निर्माण होता है। अब समझिए हमें समझना है शिमला समझौता। तो जब 1971 का युद्ध होता है तो 1971 के युद्ध के बाद, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से एक समझौता होता है और इस समझौते को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, शिमला समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो शिमला समझौता कैसे होता है, तो इसका मुख्य कारण, शिमला समझौता होता है फिर से किसके बीच में होता है बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। कब होता है, तो 2 जुलाई 1972 को होता है, ठीक है। पूछेगा किसके बीच हुआ, तो फिर से भारत का प्रधानमंत्री जो था इंदिरा गांधी, इसके बीच में होता है। और उस समय के पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में शिमला समझौता होता है, ठीक है। समझ गए ना, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इस प्रकार से तब इसका समझिए। अब इस समझौते का मुख्य बिंदु क्या था, जरूरी बातें क्या था, इसको समझेंगे, ठीक है ना। इसका जरूरी जो बातें था, और ये बातें ये थी, पहला यहाँ पर कि यह समझौता 1971, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ। दूसरा क्या था कि इसका मकसद था कि दोनों देशों के बीच टकराव या संघर्ष को खत्म करना था, ठीक है। तीसरा यह था कि इस समझौते के जरिए भारत पाकिस्तान के संबंध को क्या करना, बेहतर करना, इसका मकसद था। चौथा यह था इस समझौते के जरिए दोनों देश के बीच भविष्य में संबंध को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत तय किए गए कि ताकि आने वाले किसी समय में, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध ना हो। यही था शिमला समझौता। और इसके बाद यहां से आपका चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है ना। आई होप कि आपके जितने सारे मन में डाउट थे वो सारे मैंने डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरे वीडियो पे आना पड़ेगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पर मिलेंगे। और